जो भी अभी तक हमने पढ़ाई की है सभी डॉक्टर्स ने, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं कि भाई कैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, कैसे आप स्ट्रेस को हैंडल करेंगे, कैसे आप किसी काम को स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे, कैसे आप नई लर्निंग करेंगे। ये सारी चीज़ें इसमें जानने सीखने को मुझे मिली। तो उससे काफ़ी कैसे आप कनेक्शन बनाएंगे, जैसे जैसे हम लोगों से मिलते हैं, कनेक्ट करते हैं, एक कम्युनिकेशन स्किल हमारी डेवलप होती है। Welcome friends to yet another episode of Hall of Fame interviews, and today we have with us Dr. Pankaj Kohli. He is a senior dentist and he is working in Uttarakhand government. He is serving the people of Uttarakhand, and he has done his graduation from the King George Medical College, Lucknow. So congratulations Dr. Pankaj on the Hall of Fame and welcome to this show. Thank you sir, thank you very much for inviting me on this show sir. Tell us about yourself. How did Pankaj Kohli became Dr. Pankaj Kohli? सर मैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की। Right. और उसके बाद सर मैं पिछले लगभग 18 ईयर्स से मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ Okay. उत्तराखंड स्टेट में। जी. एंड राइट नाउ आई एम पोस्टेड इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन डिस्ट्रिक्ट देहरादून, कोरोनेशन हॉस्पिटल एज ए सीनियर डेंटल सर्जन। तो ये जो 18 ईयर्स की जर्नी थी वो मेरी गवर्नमेंट जॉब की, उसमें काफ़ी सर चैलेंजेस भी थे, अप्स एंड डाउन था, Right. और कई चीज़ें लर्निंग भी हमने की उसमें। तो ये काफ़ी एक लंबा टेन्योर जो था इसमें, क्योंकि सर गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी थोड़ा सा रिसोर्सेज उतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो पाते एज कम्पेयर टू प्राइवेट क्लिनिक्स एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। तो थोड़ा सा वो हमारे लिए चैलेंजेस रहता है, तो उसको भी फेस करते हुए तो अभी जो है हम यहाँ पे देहरादून में मैं जो पेशेंट्स हैं उनको अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। डेंटिस्ट्री आपको पहले से इंटरेस्ट था इसमें? सर मुझे डॉक्टरी में था इंटरेस्ट कि मुझे हाँ डॉक्टर बनना है, लेकिन एज सच डेंटिस्ट्री का बहुत ज़्यादा वो नहीं था। लेकिन मैं लखनऊ में था और फिर मुझे वहाँ पे केजीएमसी में मिल गया, तो धीरे धीरे फिर डेंटिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। फिर एक्चुअली वो एक काफ़ी रिनाउंड कॉलेज है, तो वहाँ पे जो भी प्लेसमेंट होते हैं वो इंटर्नशिप के बाद इजीली हो जाते थे और काम करने को काफ़ी मिलता था वहाँ पे। अच्छा एक्सपोजर, पेशेंट एक्सपोजर बढ़िया मिला वहाँ पे। तो वहाँ से निकल के जब हम जॉब में गए सर, तो थोड़ा सा वहाँ पे ये लगा कि कैसे यहाँ पे सरवाइव करेंगे, क्योंकि उतने सारे रिसोर्सेज थे नहीं। तो वो जर्नी काफ़ी चैलेंजिंग रही शुरुआती दौर की। तो अगर मैं और डिटेल में उसमें जाएं तो काफ़ी चीज़ें सर उसमें आती हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आगे चल के काम किया और क्लिनिकल भी किया है अपना। पब्लिक हेल्थ में भी मेरा कंट्रीब्यूशन रहा सर। तो सब चीज़ों को मिला के काफ़ी जर्नी ये जो है ऑलमोस्ट ठीक रही, मतलब सर काफ़ी कुछ जाना सीखा सर इसमें। So what was the biggest learning in government setting? हाँ सर, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि मैं जिस कॉलेज से पास आउट था वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा क्लिनिकल काम करने को मिलता था। Right. और उसके बाद जो मेरा जब सिलेक्शन हुआ इसमें और मैंने 2007 में यहाँ पे ज्वाइन किया सर, तो वो एक ड्रास्टिक चेंज था, क्योंकि मैं लखनऊ में पोस्ट था वहाँ पे। लखनऊ से जहाँ मुझे ज्वाइनिंग मिली वो एक अल्ट्रा रिमोट एरिया था। उत्तराखंड तो वैसे अपने आप में ज्योग्राफिकली इफ यू टॉक देन इट्स ए वेरी हिली एरिया, Hilly terrain. रिमोट एरिया इसमें बहुत ज़्यादा है। जी. और जो जिसको हम कहते हैं पहाड़ का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा है इसमें। तो वहाँ पे काफ़ी जो लाइफ है वो उतना इजी नहीं है। तो ऐसी जगह मुझे पोस्टिंग मिल गई, तो वो टाइम मेरे लिए थोड़ा सा बहुत ही मुश्किल रहा कि मैं कैसे अपने आप को यहाँ पे एडजस्ट कर पाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे मतलब आना जाना और रहना वो अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज था। छोटी जगह थी और सीएचसी थी, वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। तो 2007 में मेरी जब वहाँ पे पोस्टिंग हुई, तो मैंने जब वहाँ देखा तो वहाँ पे तो रहने के लिए भी बड़ी मतलब कंडीशन ऐसी थी, पानी अवेलेबल नहीं था उस समय, और रहना और आसपास के लोग और इन्वायरमेंट वो उस तरीके का नहीं था जैसे इन्वायरमेंट में हम पिछले शहरों में समय होता से है। वहाँ पे रह रहे थे शहरों में। तो ऐसी कंडीशन में ये सोच पाना कि यहाँ पे काम करें, कैसे करें, क्या करें, वो बहुत टफ था। तो ये शुरुआत में मुझे ये डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हुआ कि मैं विल आई बी एबल टू सर्वाइव ओवर हियर प्रोफेशनली, आई विल बी एबल टू ग्रो, और मुझे जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, अगर मैं यहाँ पे नहीं सर्वाइव कर पाया। तो ये शुरुआत में लगा उसमें कि जब नहीं कुछ चीज़ें वहाँ पे सॉर्ट आउट सी हुई तो लगा कि फिर अब मुझे यहाँ से
वापस वहीं चले जाना चाहिए और आगे की प्रिपरेशन या प्राइवेट में कहीं देखना चाहिए। एक बार के लिए मन में ऐसा आया। लेकिन अब गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो होती है, तो वो चीज़ जो है एक कंफर्ट जोन भी है, वो इंसान को वहां पे बांधे रखता है। तो फिर मैंने अल्टीमेटली ये डिसाइड किया, अगर मुझे यहाँ पे रहना है तो मुझे अपना जो इनिशियल में मैंने जो चीज़ें लर्न की थी उन चीज़ों को मैं किसी तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, ताकि जो वहाँ की पब्लिक थी उनको मैं सर्व कर पाऊँ। ये मैंने अपने दिमाग में सोचा। और जब मैंने ये सोचा तो मैंने ये ठान लिया कि अब मुझे अगर यहाँ पे रहना है तो मुझे किसी भी तरीके से यहाँ पे कुछ ना कुछ सर्विसेज अपनी देनी है। एक्चुअली वहाँ पे सर मेन जो चैलेंजेस थे वो ये था कि वो बहुत रिमोट एरिया था, वहाँ पे पेशेंट उतने ज़्यादा थे नहीं, लोगों को आना उतना आसान नहीं होता था कि वो हॉस्पिटल में आके अपना ट्रीटमेंट करवा पाए। अगर हॉस्पिटल में आ भी जाते तो वहाँ पे रिसोर्सेज उतने ज़्यादा एडवांस स्टेज के नहीं थे कि हम वहाँ पे कोई प्रोसीजर कर पाए। इवन जो नॉर्मल टूथ एक्सट्रैक्शन होता था वो भी कर पाना वहाँ पे पॉसिबल नहीं था, कि क्योंकि मुझसे पहले वहाँ पे कोई दूसरा डॉक्टर था नहीं, मैं पहली बार गया था वहाँ पे। तो जो सेटअप होता है वो सेटअप वहाँ पे स्टेब्लिश्ड नहीं था। तो उस वजह से सर वहाँ पे डेंटल चेयर में प्रॉब्लम थी, और उतना ह्यूमन रिसोर्स नहीं था, और बाकी और सारी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं वो अवेलेबल नहीं थे। तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ पे काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। हालांकि मैंने अपने हायर अथॉरिटी को रिटर्न में दिया कि ये सारी चीज़ें मुझे अवेलेबल करवाई जाएं, और उन्होंने पूरा अपना एफर्ट किया। पर उस सब चीज़ों में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट का एक रूल है, थ्रू प्रॉपर चैनल सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हम जैसे अपने प्राइवेट क्लिनिक या हॉस्पिटल्स में आज ही प्रोक्योरमेंट करते हैं या चीज़ें खरीदते हैं, जाके लेके आ जाते हैं और सब काम शुरू करने लग जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट में इतना नहीं हो पाता, उसमें समय लगता है। तो इस चीज़ों को मैंने चैलेंज को ओवरकम करने के लिए मैंने तरीका सर ये निकाला कि मैं खुद अपना पर्सनली मैं लखनऊ गया और वहाँ से मैं सामान लेके आया और मैंने अपना काम वहाँ पे शुरू किया सर, अच्छा, ताकि मैं लोगों को सर्विस दे पाऊँ। दिस इज रिमार्केबल सर, आपने खुद के इन्वेस्टमेंट करके और एक गवर्नमेंट सेटअप को चालू कर दिया। जी जी हाँ, हालांकि वो बाद में हमारे जो इंचार्ज थे उनका भी सपोर्ट मिला, सब तरीके से चीज़ें आगे बढ़ने लगी। हम्म, और इसमें सर मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे। हाँ, कई बार जब हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि हम जहाँ पे चाह कर भी अपना काम नहीं कर पा रहे हैं जो हम करना चाह रहे हैं, जिससे हमें जॉब सेटिस्फेक्शन मिले और जो हमने जो लर्निंग अपनी की है उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाए, अगर राइट, वो हम नहीं कर पा रहे तो हम काफी मतलब एक फ्रस्ट्रेशन वाले ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं। हमने जो सीखा है हम सब भूल जाएंगे, कैसे करेंगे आगे, सब स्किल हमारी जो है वो डिट्यूरेट होने लग जाएगी। ये राइट, सब ख्याल जब दिमाग में आने लगते हैं तो तब हम ये सोचते हैं कि भाई इसका हम कैसे रास्ता निकालें क्या। और ऐसी सिचुएशन में सर एक और मेरे पास एक इंटरनली मोटिवेशन जो मिला मुझे, उसके साथ साथ एक एक्सटर्नल मोटिवेशन, मैं मोटिवेशन ही कहूँगा उसको। वो एक छोटी सी स्टोरी मैं शेयर करना चाहूँगा सर। वहाँ पे उस अस्पताल में एक कोई सज्जन थे हमारे, कलीग ही थे हमारे वो, तो वो कहने लगे डॉक्टर साहब आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं यहाँ पे, राइट। धीरे धीरे आपको भी जो है धूप सेकने की आदत पड़ जाएगी। क्योंकि सारे लोग वहाँ पे जब पेशेंट नहीं होते थे, कम होते थे, थोड़ा सा धूप का आनंद ले लिया करते थे। राइट, लेकिन मैं भी वहाँ पे इन्वॉल्व होता था, लेकिन मुझे थोड़ा सा मन में लगता था कि अरे मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, और ऐसे कैसे चलेगा, अभी तो ये प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत है। राइट, तो ये उन्होंने जब बोला तो मैंने उनको तो खैर कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन मन में अपना ये ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे काम शुरू करके रहूंगा। और उसी राइट, के नेक्स्ट डे मैं वहाँ से लखनऊ के लिए निकला और अपना सारा सेटअप जो है लेके आया, और वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो भी जरूरी चीजें थी वहां से मैंने काम शुरुआत किया। और जब एक बार काम शुरू होने लगा तो आसपास के जो पेशेंट्स थे उनको सर्विसेज मिलने लगी, तो ओपीडी के जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ने लगे। और हमारा जो स्टाफ था, जो हमारे एमओआईसी थे, इंचार्ज थे, उन लोगों का भी सपोर्ट मिला सबका। तो धीरे धीरे अपना एक जो मनोबल होता है वो बूस्ट होने लगा, कि मुझे लगा कि चलिए ठीक है, मेरी जो सर्विसेज हैं उसका बेनिफिट कुछ लोगों को मिल रहा है। तो इस तरीके से काम वहाँ पे शुरू होता गया, और फिर मेरा ये हुआ कि मुझे यहाँ पे रुके करना चाहिए। और वैसे भी सर रिमोट एरिया में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि बाहर प्राइवेट में ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर उनको उतनी रिसोर्सेज वहाँ पे होते नहीं है कि एडवांस ट्रीटमेंट मिल पाए। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम उनको थोड़ा बहुत कुछ भी कर देते हैं तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो कई इस तरीके के केसेस वहाँ पे आए जिनको वहाँ पे करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन किसी तरीके से हमने हैंडल किया और लोगों को उसमें फायदा मिलने लगा। तो धीरे धीरे फिर वहाँ पे ओपीडी बढ़ने लगी सर। इस तरीके से मेरी जॉब की शुरुआत हुई सर का चैलेंजेस आपने के साथ। आपने ऐसे एरिया में काम किया जहाँ पे अगर आप नहीं सेटअप डालते या फिर फैसिलिटी या सर्विस नहीं देते तो वो लोग नहीं सर्विस ले सकते, क्योंकि हर एक अफोर्ड नहीं कर पाता है।
वहां पे सर अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, और वहां पे अवेलेबिलिटी थी भी नहीं, कोई जी, रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं होते हैं, केवल सरकारी अस्पतालों के भरोसे लोग रहते हैं वहां पे। तो वहां पे जो भी सुविधा मिल जाए उतना ही वो अवेल कर सकते हैं, उससे ज्यादा वहां पे पॉसिबल भी नहीं हो पाता सर, क्योंकि इतना रिमोट एरिया होता है। तो वो काफी उसमें सही रहा सर, जो हमने अपनी तरफ से प्रयास किया। राइट। और सर फिर अभी आप वहीं हैं, मतलब कहीं रिमोट एरिया में, आप कहीं और पे? नहीं सर, उसके बाद फिर मैं 3-4 साल मैंने वहां पे काम किया। फिर जब ऐसा मौका आया कि आसपास लोगों को पता चला, और उससे और हायर लेवल के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे वहां पे पोस्ट वैकेंट थी, तो मुझे फिर वहां से शुरुआत में ये बोला गया कि आप दोनों जगह देखिए। तो मैं दोनों जगह अप डाउन करके ओपीडी देखता था वहां पे भी। फिर अल्टीमेटली मेरा वहीं पे प्रमोशन के साथ फिर ट्रांसफर भी हो गया। तो फिर मैं एक दूसरे हायर हॉस्पिटल पे चला गया। तो और वहां पे भी मैं सर लगभग 10 साल रहा। वो भी पहाड़ी इलाका था, लेकिन वो थोड़ा सा जो पहली जो सीएससी थी उससे थोड़ा अपग्रेडेड था, तो वहां पे रहन सहन, पेशेंट, हर चीज थोड़ा वहां से बेटर था सर। तो कुल मिला के सर मैंने लगभग 14 ईयर्स ऐसी जगह काम किया जहाँ पे लोग जाने में कतराते हैं, और यहाँ पे रिसोर्सेज उतने एडवांस नहीं है, रहने की सुख सुविधाएं उतनी नहीं है। तो टोटल 14 ईयर्स मैंने वहाँ पे काम किया था। और उसके बाद जब मेरा फिर वहां से प्रमोशन होके मैं आया, तो तब मैं यहाँ पे देहरादून में आया। तो देहरादून में अभी मैं पिछले लगभग 5 सालों से हूँ। तो टोटल जो है 18 ईयर्स का टेन्योर जो था, उसमें से 14-15 ईयर्स मेरे जो है वो रिमोट एरिया में मेरे बीते हैं, वहां पे मैंने अपनी सर्विसेज दी। और इन लगभग 15 सालों में मैंने अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश की कि मैं अपनी क्लिनिकल स्किल को जो मैं सीख के आया हूँ वो बरकरार रखूं, और साइड बाय साइड कुछ ना कुछ मैं कोशिश करके उसको अपग्रेड करने की कोशिश करता रहा मैं। तो वो जो काफी मुझे हेल्पफुल मिला उस चीज से। सर आप कोई इंसिडेंट बता सकते हैं जो रिमोट एरिया में आपने किया हो, वेरी चैलेंजिंग, या फिर बहुत आपके पास रिसोर्सेज ना होने के बावजूद भी आपने बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल परफॉर्म सर। किया? मुझे याद आता है एक, आपने ये पूछा है तो मुझे वो केस हमेशा याद रहता है सर। ये 2007 या 8 की बात होगी। जी। हमारी ओपीडी में, हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी सर्विस होती है, 108 बोलते हैं, उसके थ्रू एक पेशेंट आई। हम्म, वो ओल्ड लेडी थी सर, वो लगभग 67 एज उसकी रही होगी, 67 या 65 के आसपास। हम्म, और उनकी प्रॉब्लम ये थी सर, उनका ये पूरा सबमेंडिबुलर रीजन जितना था, सबमेंटल, और ये हम्म, पूरा नेक के पास पूरी सर स्वेलिंग, सीवियर स्वेलिंग थी। और वो पूरा पस बना हुआ था उसमें। तो अच्छा। उनको इमरजेंसी वो जब वहां से लेके आए हॉस्पिटल में हमारे, तो सबने देखा, उन्होंने कहा अभी ये तो कंडीशन बहुत खराब है, इनको आप हायर सेंटर में रेफर कर दीजिए। तो जो इमरजेंसी वाले लेके आए थे वो गाड़ी में, उन्होंने कहा सर ये तो बहुत कंडीशन इनकी खराब है। पूछा गया अभी क्या हुआ कैसे हुआ, तो पता चला कि उन्होंने कहीं पे और इंटीरियर में अपना कोई टूथ एक्सट्रैक्शन करवाया था। तो दांत निकलवाने के बाद उनको धीरे धीरे वो पस बन गया अंदर। कुछ ना कुछ वो हाइजीन मेंटेन नहीं की, या फिर वो एसेप्टिक कंडीशन में दांत नहीं निकाला गया, जो भी रीजन रहा हो। तो उसकी वजह से सर 15 डेज से वो पेशेंट जो है बेड रिडन थी, अपने घर पे ही थी। और उनको वो किसी तरीके से पैदल लेके आए सड़क तक, उसके बाद गाड़ी से वो एम्बुलेंस से वहां पे लेके आए। तो कुछ स्पेसिफिक नाम भी बोलते हैं ना सर इसको? हाँ सर, उसमें उसमें वो दैट वाज अ टिपिकल केस ऑफ नेक्रोटाइजिंग फेसियाइटिस। हाँ, नहीं बताइए। नेक्रोटाइजिंग फेसियाइटिस का ही केस था सर वो। अच्छा। और उसमें सर ये कंडीशन थी कि इनको हायर सेंटर में रेफर करने का सब पूरा वो हो गया था। फिर ठीक। पेशेंट के जो अटेंडेंट थे और जो पेशेंट थे, उन लोगों से पता चला कि वो इतने गरीब हैं सर, वो कहीं जा नहीं सकते हैं, मतलब वो हाँ, या तो यहीं कुछ कर सकते हैं तो करें, नहीं तो वो आगे फिर जाने के उसमें नहीं थे। आपके तो पास फिर पहुंचे? ये फिर अल्टीमेटली मेरे ऊपर आ गया कि डेंटल का केस है कि आप अगर कुछ कर सकते हो। तो फिर उन्होंने कहा कि एक बार उनको दिखा लो, जो हमारे और डॉक्टर्स थे वहाँ पे। तो फिर मेरे पास आए, वो देखा, तो पता चला कि मुंह उनका पूरा वो पूरा पस बना हुआ है यहाँ तक। जब देखा यहाँ तक पस ऐसे वॉइटर की तरह रिप्रेजेंट कर रहा था सर, वो बिल्कुल नेक उनका। तो उस कंडीशन में फिर अब जब देखा कि कहीं ले जा नहीं सकते, तो उनसे कंसेंट लिखवा लिया। और फिर मैंने कहा देख लेता हूँ जो मुझसे हो सकता है, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो मैंने सर उनको वहाँ पे एडमिट कर लिया। हम्म, और उसके बाद उसमें कई कई जगह से तो पस खुद निकल रहा था, तो उसी को वॉइड करके पूरा हमने, तो पूरा पस ड्रेन कर लिया उसमें। ठीक है। और फिर उसके बाद सबमेंटल्स, सबमेंडिबुलर, जहां जहां से मुझे निक लगा के पस निकाल पाया मैं, वो सब कर दिया। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि सर उसमें उनका जो है चीक परफोरेट हो गया था। मतलब कंडीशन ये हो गई थी, जब मैं उनकी ड्रेसिंग कर रहा था, तो उसमें मैं ये करता था सर, यहाँ से हम डालते थे गॉज मुंह के अंदर से इंट्राओरली, और एक्स्ट्राओरली बाहर हाँ, निकालते थे, और उसको फिर ऐसे डिब्राइड करता था। तो जो राइट, लोग आके वहां देखते थे वो कहते थे, डॉक्टर साहब ये क्या केस हो गया, क्या इसमें तो गाल में पूरा छेद हो रखा है। तो राइट। इतना ज्यादा एक्सटेंसिव वो फैल गया था सर।
तो मैंने अपने सीनियर्स से भी उस समय फिर हेल्प ली, सब लोगों से पूछ के कैसे क्या, क्योंकि वहाँ पे बहुत रिसोर्सेज थे नहीं। तो मैंने फिर वो पूरा वो नेक्रोज जो फेसिया था सब वो कट करके निकाला, पूरी स्किन डिजोल्व हो गई थी। ऐसे हम्म, करते करते, और उसको आईवी फ्लूइड्स भी चला, एंटीबायोटिक चले। तो 2-3 दिन में मैंने कहा देखते हैं, अगर इसमें कुछ सुधार लगता है तो हम रखेंगे, अदरवाइज फिर आपको ले जाना पड़ेगा। जी, तो लेकिन 2-3 दिन में, 4 दिन में थोड़ा जब पस पूरा ड्रेन होने लगा, वो थोड़ा फायदा उनको लगने लगा, मुंह भी खुलने लगा उसमें। तो इस तरीके से हमने पूरा अंदर गॉज डाल के ड्रेसिंग की। फिर मैंने खुद से उसको, जो पूरा ठीक होने लगा वो, फिर उसके लिए क्लोरीन वाटर मंगवाया सर, वो देहरादून से उस समय किसी तरह से, किसी से बोल के गाड़ी से मंगवाया, फिर उससे हमने ड्रेसिंग की वो। तो राइट, ऐसे करते करते सर वो पूरा जो फेस या नेक्रोज हो रखा था, स्किन थी, वो धीरे धीरे दोबारा से रिवेस्कुलराइजेशन होके उनका वो सब बनने लगा। और अल्टीमेटली पेशेंट वो पूरी तरीके से ठीक हो गई सर। 15 से 20 दिन इस सब में लगे होंगे सर। इसमें एक और चीज ये थी सर, जैसे हफ्ता 10 दिन बाद उसमें दिवाली आने वाली थी, तो अच्छा, उसमें सब लोग छुट्टी जा रहे थे, मुझे भी जाना था अपने पेरेंट्स के पास। लेकिन फिर मैंने ये वो अपना प्रोग्राम कैंसिल किया छुट्टी, क्योंकि अगर मैं वहां चला जाता फिर उसकी ड्रेसिंग रोज करना, वो मैं ही मुश्किल, करता था, वो पॉसिबल था नहीं ये। फिर किसकी वो उसमें कस्टडी में वहां पे हम उसको एडमिट रखते, वो थोड़ा सा सही नहीं लगा मुझे। तो फिर मैं रुका वहां पे जब तक मैंने पेशेंट को से डिस्चार्ज नहीं कर दिया। 15-20 दिन बाद सर वो पूरी तरीके से ठीक होके जब वहां पे गए, तो मुझे खुद भी एक बड़ा एक सेटिस्फेक्शन लगा कि एक जान मैं अपने प्रयास से बचा पाया। और भी उसमें जितना हमारा बाकी जो स्टाफ था, जो स्टाफ नर्सेस थी और हॉस्पिटल का बाकी स्टाफ था, उनका भी बाद में उसमें पूरा सपोर्ट मुझे मिला, पूरा टीम वर्क था ये। तो अल्टीमेटली जो है ये ठीक रहा। तो और इतना इस लेवल का एडवांस केस मैंने सर पहले अपने कॉलेज टाइम में देखा था, लेकिन यहाँ कहीं पे नहीं देखा था। फिर उसमें मुझे थोड़ा पढ़ना भी पड़ा और उससे मैंने पूछा। तो सब चीजों को देखते हुए आज तक दोबारा भी उस तरीके का केस नहीं आया, क्योंकि सर ये सर बहुत लापरवाही वाले केस होते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा है कि टाइम पे लोगों को सर्विस मिल जाती है तो लोग उसको ठीक करवा लेते हैं, लेकिन उस एरिया में, उसका भी अल्ट्रा रिमोट एरिया में पेशेंट जो है इतना कुछ नहीं वो कर पाता है। तो इस तरीके के केस बहुत देखने को मिलते हैं। तो ये सर एक ऐसा था वाकया, जो इंसिडेंस, जो कि मेरा पूरा लाइफ में अभी तक दोबारा से मुझे नहीं मिला देखने को, और ये काफी मुझे सेटिस्फेक्शन देता है कि मैं इसमें कुछ कर पाया सर। डॉक्टरी सर ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर आप दूसरों के लिए काम करते हैं, फिर दूसरों के लिए काम करते करते अपने जो प्रायोरिटीज को जो अपन कई बार वी आर निगलेक्टिंग, और इस तरह से जब आपको सक्सेस मिलती है तो यू फील सो सो सेटिस्फाइड, एंड बेस्ट पार्ट यस यस। इज वर्किंग फॉर अदर्स करके आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये अपने लिए तो सभी करते हैं, लेकिन हमारा प्रोफेशन ऐसा है हाँ। कि अगर हम थोड़ा सा भी इसमें और अच्छा करें और थोड़ा एफर्ट करके करें, तो उसमें हमें खुद भी सेटिस्फेक्शन मिलता है और लोगों को भी जो है इसमें बेनिफिट मिलता है। और स्पेशली गवर्नमेंट जॉब में आप उस स्टेटस में काम कर रहे हैं जहाँ आपके सिवा में कोई सहारा नहीं है। जी 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 जी, उस टाइम जो है ऐसा ही था, वहाँ पे कोई सर्विसेज नहीं थी। तो थोड़ा सा मुश्किल था, पर कर लिया सर किसी तरीके से। फिर जब आप देहरादून आए तो आपने जी प्रैक्टिस में क्या क्या चेंजेस किए, क्या क्या आपको नए तरह के पेशेंट मिले? सर, यहाँ पे तो यह है कि हर तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, एडवांस क्लिनिक्स भी हैं। राइट, और पूरा जो है, जो प्राइवेट क्लिनिक्स में हर तरीके के केसेस होते हैं वो सब यहाँ पे लोग करते हैं। ओके, लेकिन सर उसमें भी अगर कहीं पे कभी ऐसा होता है कि कई ट्रीटमेंट बहुत महंगे हैं, उनको लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आ जाते हैं राइट, दिखाने के लिए। तो जो हमसे वहाँ पे हो पाता है हम उनको करते हैं। अदरवाइज अगर वहाँ पे कुछ रिसोर्सेज नहीं है, तो एटलीस्ट हम उनको एक प्रॉपर एजुकेशन, एक मोटिवेशन उनको करके, मोटिवेट करके, और उनको एक प्रॉपर ये बताते हैं कि इस चीज में ये सही ट्रीटमेंट है और ऐसा होना चाहिए। जी, तो यहाँ पे भी कई तरीके के केसेस देखने को मिलते हैं। फेल्ड केसेस भी कई लोगों के आते हैं। और उसके अलावा कई लोग जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो तो आते ही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी कई वैरायटी है सर का, यहाँ भी एक करने का काम अलग है। लोग थोड़ा सा अवेयर हैं आजकल के टाइम में, जब सोशल मीडिया और यूट्यूब का टाइम है, तो उसमें लोग थोड़ा सा पहले से ही जान के आते हैं। तो उनको बताना समझाना कई बार आसान भी होता है, कई बार थोड़ा सा और दिक्कत वाला भी होता है, क्योंकि वो उस चीज को आसानी से समझते नहीं है। तो यहाँ पे अलग तरीके के चैलेंजेस हैं। क्लिनिकल के साथ साथ सर यहाँ पे थोड़ा पेशेंट से कम्युनिकेट करना, उनको समझाना, एम्पैथेटिक वे में हम उनको मोटिवेट करें, जी, उसका भी काफी अच्छा सिग्निफिकेंस है यहाँ पे सर। बाकी इसके बाद सर जब मैं यहाँ पे आया, तो ये सब तो मेरा क्लिनिकल रहा। क्लिनिकल के अलावा मुझे ऐसा मौका भी मिला कि मुझे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में भी काम करने का मौका मिला। क्योंकि वहां से जब मैं आया तो फिर यहाँ पे 2000 में जो कोविड आ गया था, कोविड में भी हमने काफी कम्युनिटी लेवल पे जाके काम किया। उस समय तो सारी डॉक्टर्स, चाहे वो किसी भी स्पेशलिटी के थे, वो सभी लोग काफी बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो जी, उसमें ये नहीं देखा गया कि आप किस स्पेशलिटी से हैं, सबको उसमें कम्युनिटी लेवल पे और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काम सौंपेंगे। तो जी, उसमें भी हमने अपनी तरफ से जो हो पाया वो बेस्ट करने की कोशिश की थी।
और इसी दौरान सर एक और मुझे मौका मिला जो कि थोड़ा, जिसने मेरे अंदर थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव और लीडरशिप स्किल को और ज़्यादा इन्हांस किया। तो वो था सर, यहाँ पे हरिद्वार महाकुंभ हुआ था 2021 में। जी। तो उसमें कोविड भी चल रहा था और कुंभ भी होना था। तो उसमें पूरे ग्लोबल लेवल पे जो यहाँ पे शरणार्थी जो भी आ रहे थे, तो उनके लिए हमने एक मेला कंट्रोल रूम मैंने स्टैब्लिश किया था। ओके। और मेरे साथ पूरी टीम थी मेरे डॉक्टर्स की, और बाकी और लोग भी थे, और कुछ और कलीग भी थे। तो इस तरीके से एक वो पायलट प्रोजेक्ट था सर, जिसमें मेला कंट्रोल रूम हमने स्टैब्लिश किया था। तो वो भी एक 3 महीने का जो टेन्योर था, वो भी कोविड के दौरान। तो वो करना भी एक काफ़ी चैलेंजिंग रहा, लेकिन सब लोगों की कंट्रीब्यूशन से और सपोर्ट से वो भी सब सक्सेसफुली सब निपट गया। और उसी दौरान सर मुझे जो ये एम्बुलेंस सर्विसेज होती हैं, उसका भी एक वो नोडल बनाया गया था, तो वो काम भी वहाँ पे किया। तो ये सब लीडरशिप चल। आपने साथ साथ में कर ली। जी हाँ सर, मौका ऐसा मिलता गया और मैं करता गया, तो सब लोगों से सीख के वो चीज़ें आगे बढ़ते रही। एक्चुअली उसके यही बाद होता है, सर फिर। जी। गवर्नमेंट जॉब में आप रहते हैं तो आपको बहुत से ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें आपकी ग्रोथ होती है, पर आप अगर रियलाइज करो उसको तब आपके लिए वो पॉजिटिव होता है, वरना लोग सोचते हैं कि हमको कहाँ फंसा दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मतलब किसी भी तरीके का चैलेंजेस आते हैं, अगर हम उसको एज ए अपॉर्चुनिटी या अपनी ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ या प्रोफेशनल ग्रोथ के तौर पे अगर लेते हैं, तो हमें हम्म। काफी कुछ सीखने को मिलता है। और हम खुशी खुशी उस काम को करते हैं और सीखते हैं, ग्रो करते हैं। उसी चीज को ऑन द अदर हैंड इफ यू टेक एज ए नेगेटिव वे। चैलेंजेस और इन ए नेगेटिव वे, तो हाँ। फिर वो हमारे लिए काफी एक बर्डन स्ट्रेसफुल हो बन जाता जाता है कि कहाँ फंसा दिया। सही है, आप कह रहे हैं कि कैसे करें, क्या करें। तो बीइंग ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मुझे भी कई बार ऐसा लगता था कि अरे ये सब क्या मिल गया, कैसे करें क्या। लेकिन फिर उसको थोड़ा सा अपना माइंडसेट को शिफ्ट करके अगर हम ये सोचें कि नहीं चलो मिल गया, अब करना है इसको, है। सक्सेसफुली करना है, कुछ ना कुछ सीखना है। तो इस अगर इंटेंशन से अगर करते हैं, तो फिर चीजें हो जाती हैं और हमें ग्रो करने का मौका मिलता है। तो गवर्नमेंट में तो सर क्लिनिकल के अलावा ये सब चीजें भी मिलती रहती हैं करने को। हम्म। क्योंकि इस सब चीज को देखते हुए फिर उसके बाद मुझे, जो हमारा डीजी हेल्थ है, पूरे स्टेट का जो हेल्थ सिस्टम को गवर्न करता है, वहां पे भी मैं मुझे 1 साल, लगभग 1 साल काम करने का मौका मिला। हम्म। और वहां पे भी क्लिनिकल काम नहीं था सर, वहां पे भी केवल हमें ये था कि पूरे स्टेट में जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, पीएसए प्लांट, उसकी जो नोडल थे और उनकी टीम में मुझे काम करने का मौका मिला। तो उसमें सीनियर्स भी थे हमारे और हमारे कलीग थे, पूरे टीम थी। उनके साथ मिलके हम पूरा वो सेंट्रल से सारी चीज़ों को, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाने में उनकी हेल्प करते थे। तो वो भी एक ऐसा टाइम रहा कि जिसमें काफ़ी कुछ जानने सीखने को मिली, पूरे हेल्थ सिस्टम को कैसे उसमें पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, वो बारीकी से वो चीज़ को सीखने और जानने का मौका मिला। उसी दौरान सर एक पब्लिक हेल्थ का कोर्स करने के लिए भी मुझे भेजा गया। तो उसमें म्यूकोरमाइकोसिस पे पूरे स्टेट में जो केसेस आए थे, उस पे मेरी थीसिस थी। तो वो प्रेजेंटेशन था, और दिल्ली से पूरी टीम आई थी उसमें, एनसीडी और सीडीसी उनकी तरफ से वो करवाया गया था। तो वो एफईटीपी का, वो एपिडेमियोलॉजी का कोर्स करने का मौका मिला, तो पब्लिक हेल्थ के बारे में भी और जानने को मिला। तो इस तरीके से सब जर्नी ऐसी चलती रही कि काफी कुछ उसमें हम करते रहे, सीखते रहे। और डॉक्टर आज ब्रन फिर अकेडमी से कब से जुड़े थे? सर, ये जो इतनी सारी चीजें हुई, तो इसमें मैंने अपने आप को जब सेल्फ एनालिसिस किया, तो मुझे लगा कि कई चीजें ऐसी हैं जो हमें सीखनी चाहिए, जहां हमारी कुछ कमियां हैं, उसको थोड़ा सा और उसको इम्प्रूव करने के लिए हम्म। जरूरत है कहीं ना कहीं कुछ हमें मेंटरशिप की। तो इस तरीके से दिमाग में चलता रहा कैसे करें, क्या करें। तो इसी तरीके से एक प्रोग्राम मैंने ज्वाइन किया, वो पैशन टनर करके है। तो हाँ। उसमें भी वो माइंडसेट और इन सब चीज़ों की बात करते हैं। तो हम्म। उन्होंने थोड़ा सा दिमाग में कुछ ऐसे चेंजेस इस तरीके के बताए माइंडसेट में कि हाँ, हमें कुछ सीखना चाहिए। तो उसी के चलते में फिर एक दिन मैंने देखा कि 2023 की बात है कि उस समय एआई आ गया था, एआई काफी पीक पे हम्म। था, सब लोग एआई की बातें कर रहे थे। तो उसमें एक मैंने देखा कि डॉक्टर कम्युनिटी में, एकेडमी में कुछ एआई के बारे में सिखाया जा रहा है। तो फिर मुझे लगा कि जो मेरी, जो शुरुआत से सीखने की एक ललक थी, तो उसी के चलते फिर मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा देखते हैं इसमें क्या है, एआई एआई बहुत हो रहा है, तो हमें भी सीखना चाहिए, अपने को अपग्रेड करते रहना चाहिए। तो मैंने नवंबर 2023 में वो एक शॉर्ट, मतलब छोटा सा एआई का कोर्स था, हम्म। वो वहां पे जाके मैंने देखा, सीखा उसमें से। तो उसी से फिर बढ़ते बढ़ते आगे, फिर और भी सारे कई और कोर्सेज फिर करते करते हम डायमंड में फिर उसमें आ गए फिर। तो आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आया सर? सर इसमें एक तो वो जो मैंने बताया कि जो हम पहले से करते आ रहे थे, कि कोई भी राइट। चैलेंजेस आ रहे हैं उसको किसी तरीके से स्ट्रेसफुल तरीके से हम निकल तो जा रहे थे, लेकिन उन सबको करने का एक प्रॉपर एक तरीका होता है, एक माइंडसेट शिफ्ट होती है। और
ये सारी चीजें जानने को सीखने को मिली इन सब में। और फिर ये क्योंकि सारी चीजें सब जगह इम्प्लीमेंट हो रही हैं, चाहे वो आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड हो, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, सब जगह, लेकिन उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे किया जाता है, तो ये जो है, और स्पेशली डॉक्टर्स को कैसे करना है, ये इसमें जानने को मिला, क्योंकि ये डॉक्टर्स की पूरी कम्युनिटी है। और हमारे अभी जो भी अभी तक हमने पढ़ाई की है सभी डॉक्टर्स ने, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं कि भाई कैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, कैसे आप स्ट्रेस को हैंडल करेंगे, कैसे आप किसी काम को स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे, कैसे आप नई लर्निंग करेंगे। ये सारी चीज़ें इसमें जानने सीखने को मुझे मिली। तो उससे काफ़ी, कैसे आप कनेक्शन बनाएंगे, जैसे जैसे हम लोगों से मिलते हैं, कनेक्ट करते हैं, एक कम्युनिकेशन स्किल हमारी डेवलप होती है। और जैसे अक्सर आप लोगों की एक मीटिंग्स होती रहती हैं, जूम मीटिंग, उसको अटेंड करते हैं, तो अलग अलग डॉक्टर से हम कम्युनिकेट करते हैं, हमारा कोलैबोरेशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है पहले कभी ऐसे दिमाग में आती नहीं थी, ऐसा सीखा भी नहीं था, और कहीं ऐसा एनवायरनमेंट भी नहीं था कि ये सब चीज़ें बताई जाए। तो इसलिए जो है ये सारी चीज़ें जानने को तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ मिल गई मुझे। सर जो नए डॉक्टर्स हैं, अभी जो अभी फ्रेशर हैं, मार्केट में जी जैसे जी एंटर किए हैं, जी उनको जी। अपना कैरियर कैसे प्लान करना चाहिए एज ए डेंटिस्ट? देखिए, आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि डेंटिस्ट्री में सेचुरेशन तो बहुत ज़्यादा आ गया है, क्योंकि कई सारे कॉलेजेस खुल गए। हमारे टाइम में इतने कॉलेज नहीं हुआ करते थे, सिर्फ एक केजीएमसी था यूपी और उत्तराखंड में, और बाकी और कॉलेजेस थे, लेकिन प्राइवेट कॉलेज बहुत आ गए हैं। तो कई सारे नए जो न्यू डेंटिस्ट हैं, फ्रेशर्स, वो इसमें मार्केट में आ रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई बार मैंने ये देखा कि लोगों को ये लगता है कि ओवर सेचुरेशन आ गया है, अब कुछ नहीं हो पाएगा, कैसे करेंगे, तो बड़ा एक नेगेटिव फीडबैक लोगों से मिलता है। तो मेरा कहना यह है कि इसमें अगर आप किसी भी काम को अपने मन से और थोड़ा सा ये सोच के करते हैं कि मैं थोड़ा बहुत कुछ कम्युनिटी के लिए करूं, कुछ अपने लिए तो करना जरूरी है ही, पर थोड़ा सा उसमें अगर ये टच डाल देते हैं कि मैं किसी काम को अच्छे से करने की कोशिश करूं, तो फिर आप जो है उस फील्ड में ग्रो करते जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो। अच्छे से आप काम करेंगे अगर, तो डेंटिस्ट्री में भी आने वाले टाइम में अच्छा स्कोप है। और बशर्ते जरूरी ये है कि अगर आप जितना अच्छे से काम कर पाएं, अपना क्लिनिकली अपने आप को अपग्रेड करें, और क्लिनिकली अपग्रेड करने के साथ साथ आप कैसे पेशेंट से कम्युनिकेट करते हैं, कैसे, अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं तो कैसे आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, और कैसे पेशेंट को एंगेज करके और उनको हेल्प करके उनको वैल्यू अगर देते हैं, तो इस तरीके से अगर कोई अपनी डेंटिस्ट्री में या किसी भी फील्ड में अगर काम करता है, तो भले ही उसमें कितना सेचुरेशन आ गया हो, तो उसकी जो डिमांड रहती है वो बढ़ती जाती है। और आज के टाइम में तो एआई है, डिजिटल वर्ल्ड है, सोशल मीडिया है, ये सब चीज़ों ने जो हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन करने का वो है तरीका है, जो क्लिनिकल स्किल को और नॉलेज को, उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो हमें समय के साथ अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। तो वो चीज़ें अगर करते हैं तो नए जो डेंटिस्ट हैं वो भी ग्रो करेंगे, क्योंकि आजकल इन्फॉर्मेशन की तो कमी नहीं है, बस आप सही माइंडसेट से उसको सीखने की अगर ललक रखते हैं तो ग्रो कर सकते हैं इसमें। जैसे आपकी एकेडमी है तो जिसमें आपको सीखने को मिलता है, तो आप कहीं भी ज्वाइन करके कर सकते हैं। तो डेंटिस्ट्री के अलावा आपके क्या हॉबीज हैं? डेंटिस्ट्री के अलावा सर, मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम तो मिल नहीं पाता है, पर यह है कि मैं खाली टाइम में बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ। ओके। और बुक्स पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है, तो उसमें भी मैंने सर सोचा कि एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए। तो मेरा 15 मिनट लगता है सर, घर से 15 to 20 मिनट ऑफिस जाने में। तो मैं अच्छा। मॉर्निंग में जब अपनी गाड़ी में बैठने लगता हूँ, तो उससे पहले मैं ये डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे आज ये 15 मिनट में मुझे कौन सी बुक पढ़नी है। वो राइट। ऑडियो वर्जन उसका होता है, जो वो मैं उसको अपनी गाड़ी में प्ले कर देता हूँ। वो चाहे आपके यहाँ के कोई कई जो टॉपिक्स हैं उनको मैं कई बार उसमें रिवाइज कर लेता हूँ, या फिर अच्छा। कोई नई बुक होती है उसका पीडीएफ लेके मैं उसको सुनता रहता हूँ। तो इस तरीके से वो जो 15 मिनट 20 मिनट होते हैं वो जाने के और आने के। और फिर मैं शाम को एक जगह मैं और भी कहीं जाता हूँ, तो वहाँ पे भी थोड़ा काम करना होता है, तो वहाँ भी आना जाना, तो जो भी ट्रैवलिंग होती है उसमें मैं सर ये बुक्स पढ़ता हूँ, वेरी या गुड। कह लीजिए ऑडियो बुक्स को सुनता हूँ मैं। तो वो एक मेरा रूटीन में है, वो पिछले लगभग 4-5 सालों से मैंने वो मेंटेन किया हुआ है। तो उस दौरान मुझे काफ़ी लर्निंग जो होती है, क्योंकि अलग से पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, तो ये मेरा एक कंसिस्टेंसी से ये रूटीन में है, उसी दौरान मैं वो पढ़ लेता हूँ। तो वो मेरा एक हॉबी भी है। कोई बुक बहुत अच्छी लगती है तो मैं उसका फिर फिजिकल वर्जन वो मंगवा लेता हूँ और उसको मैं पढ़ता हूँ। जैसे आजकल एक मैं बुक मुझे बड़ी सही लगी है, वो है डोपामिन डिटॉक्स करके, एक बड़ी अच्छी बुक है, आज के टाइम के लिए बहुत जरूरी है। तो उस पे उसे मैं पढ़ रहा हूँ।
और फिर एक चीज और है सर, ये दिन भर अपना प्रोफेशनल रूटीन जो हमें बहुत पजल कर देता है, तो शाम को जब मैं घर आता हूँ तो शाम के टाइम का जो पीरियड होता है गाड़ी में, उस समय मैं अपना कोई पसंदीदा कोई म्यूजिक चला लेता हूँ, ताकि वो पूरा दिन भर की जो थकान है वो थोड़ी सी दूर हो जाए, वो माइंड रिफ्रेश हो जाए। उसके बाद फिर फैमिली टाइम अपना जितना भी होता है वो मैं एंजॉय करता हूँ बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। और आपने सही मायने में जो शौक चीज एक और ये भी है सर, एक थोड़ा सा मैं एक बुक पे काम कर रहा हूँ, पिछले लगभग 1.5-2 साल हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा मैं लिखता रहता हूँ। तो एक मैं भी बुक मेरी एक लॉन्च होने वाली है, देखते हैं समय कितना लगता है। तो एक बुक भी मैं लिख रहा हूँ, तो उसमें पर्पज़ यही है सर कि जो पेशेंट हैं आज की डेट में, उनको एक एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो डेंटल अवेयरनेस पे एक मैं बुक पे काम कर रहा हूँ अभी। तो जो भी मैंने पेशेंट अभी तक देखे हैं और जो मैं उनसे कम्युनिकेट करता हूँ, उससे मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या उनके चैलेंजेज हैं, क्यों वो ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते हैं, क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या कहीं माइंडसेट की प्रॉब्लम है, या फिर वो अवेयर नहीं है। तो ये सारी चीज़ों से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको मैं एक बुक में वो कन्वर्ट करके, ताकि लोग उसको पढ़ें और थोड़ा सा अवेयर रहें। ओरल हेल्थ के प्रति अवेयर रहना बहुत जरूरी है। तो ये भी मेरा एक मिशन है कि मैं लोगों में अवेयरनेस डेंटल के प्रति या फिर बाकी और जो हेल्थ इश्यूज हैं उनके प्रति लेके आऊँ। तो वो सब चीज करने के लिए भी आपकी एकेडमी से काफी मुझे गाइडेंस और हेल्प मिलती रहती है सर। गुड सर। तो आपसे यही बात करके शौक बहुत है अच्छा सर, लगा। और तो ज्यादा शौक के लिए इतना समय भी नहीं बचता है। फैमिली वाले भी कई बार कहते हैं कि आप हर समय बिजी रहते हो, तो कहते हैं भी हाँ भाई, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है ही, फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। लेकिन बिजी रहने से इंसान अगर पॉजिटिव चीजों में अगर बिजी है, तो वो मतलब जो निगेटिविटी है और अननेसेसरी की जो गॉसिप्स हैं और किसी का जो ऑफिस पॉलिटिक्स है, इन चीजों के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं रहता है। तो ये एक अच्छा अच्छी चीज बात है है। कि हम उससे बच जाते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि बचें और पॉजिटिविटी जो है हम अपने आसपास लेके आए, ये कोशिश रहती है सर। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। होपफुली आपकी जो ये टॉक थी ये नए लोगों को इम्प्रेस करेगी और मोटिवेट करेगी। एंड वी जी विश यू सर। ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। और हम नेक्स्ट गोवा में मिलेंगे। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। पहले भी आपसे बात होती रहती है बीच बीच में कभी, लेकिन इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो है काफ़ी चीज़ें मुझे एक्सप्रेस करने का मौका मिला, आपने ये प्लेटफॉर्म दिया मुझे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है जो भी हमने डिस्कशन किया इससे कुछ ना कुछ हमें भी सीखने को मिलेगा, और जो हमारी जो ऑडियंस है वो भी कुछ सीख के कुछ पॉजिटिविटी इसमें जो है स्प्रेड करेगी सर। थैंक यू वेरी मच सर। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम लोग कैसे हेल्प करते हैं डॉक्टर पंकज जैसे दूसरे डॉक्टर्स को, तो आप एक वेबिनार की लिंक है इसके नीचे, वीडियो के नीचे, उस पर क्लिक करिए और वेबिनार ज्वाइन कीजिए एंड यू गेट द आंसर्स फॉर योर प्रॉब्लम्स इज देयर। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर कोहली। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।